बीमारी। नेचुरल वाले कितने लोग हैं? बीमारी वाले? चलो हमारा मिशन है ना, एक डायरेक्शन लेता जा रहा है। एक देखिए, जब इंसान के पास किसी चीज का आंसर नहीं होता तो हम बुद्धिजीवी हैं, तो उसका जो आंसर नहीं होता तो उसका हम ऐसा आंसर देते हैं जो वक्त के गर्भ में छुप जाता है। ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं कि उसके बिना पत्ता भी, कितने लोग बिलीव करते हैं कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता? यस हाँ, यस, माई बिलीव। अच्छा, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो उन्होंने करवाया क्या? 11A को उसने बचाया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक जमाना था जब चेचक निकलता था तो लोग कहते थे देवी का प्रकोप है। हाँ, हेलो, किसका प्रकोप था वो? पर साइंटिस्टों ने पता लगा भाई साहब देवी का नहीं, ये तो वायरस का प्रकोप है। हेलो, उसका वैक्सीन बना और वो प्रकोप देवी को मना लिया साइंटिस्टों ने। हेलो, एक सिविलाइजेशन की स्टोरी में बता, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं हमारे देश में या हमारे इस वर्ल्ड में। जब ये सिविलाइज्ड हो रहा था, जब लोग एजुकेटेड नहीं थे, उस टाइम पे अलग अलग टाइप के अंधविश्वास थे, सुपरस्टिशियस लोग थे। ऐसी एक कहानी है इजिप्ट की, जब वहां सिविलाइजेशन हो रहा था तो इजिप्ट के बिल्कुल एंड से एक नदी निकलती है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम नील नदी है। सुना तो होगा आप लोगों ने। लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर लंबी ये नदी है और ये इजिप्ट से होके निकलती है। आए साल वहां बाढ़ आती थी। बाढ़ आती थी तो लोगों का अंधविश्वास था कि नदी का देवता हमारे से नाराज है। अब भाई साहब, पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले चीजें कमर्शलाइज नहीं थी, मैक्सिमम लोग नदी के किनारे ही बसते थे। हेलो, क्योंकि वहीं उनके पशुओं के लिए, कैटल के लिए पानी मिलेगा और फसलों के लिए भी पानी मिल जाएगा। आज इंडिया में भी देख लीजिए आप, गंगा के किनारे सबसे बड़े शहर बसे हुए, ये जबरदस्ती नहीं बसाए हुए, ये लोग अपने आप ही सिविलाइज्ड हुआ है। और आप देख लीजिए मैक्सिमम केसेस में जहां जहां नदी बहती है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नेचुरली मिलती है। तो ऐसी मान्यताएं थी इजिप्ट में कि नदी का देवता हमारे से नाराज है, तो वहां पे अनमैरिड गर्ल्स की बलि दी जाती थी, नदी में फेंक दिया जाता था उसको शांत करने के लिए। तो जैसे ही पता लगा कि इजिप्ट का जो एरिया में बाढ़ आती है वो तराई का एरिया है, ढलाई का एरिया है, और जब पीछे से ज्यादा पानी आएगा, बारिश होगी, तो वो घरों में भी जाएगा और सारी हमारी सिविलाइज्ड एरिया में भी फ्लड लेके आएगा। तो धीरे धीरे इंसान ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट की, तो सॉल्यूशन निकल के आया कि ये नदी का देवता नहीं, ये तो हमारा धरातल ही ऐसा है कि यहाँ पानी ज्यादा पीछे से आता है तो हमारे घरों में घुस जाता है। तो लोगों ने बांध बनाना स्टार्ट। जैसे ही बांध बने तो वहां पे नदी का देवता शांत हो गए। किसने किया ये शांत? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इंसानों ने। हेलो, 1970 के दशक में कैंसर का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर भी ये बोलता था कि ये बचने वाला नहीं, इसको घर पे लेके चले जाइए और आपसे जो सेवा होती है इसकी कीजिए, ये पता नहीं कितने दिन का मेहमान। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज साइंस ने ये पॉसिबल करके दिखाया है, आज ये मेडिकल साइंस ने पॉसिबल करके दिखाया है कि आज लगभग 30% लोग इलाज करवा के कैंसर से भी बच रहे हैं। तो हम जब भी हमारे पास कोई आंसर नहीं होता इंसानों के पास, क्योंकि हमारी एक बड़ी अच्छी फितरत ये है कि कुछ भी अच्छा होता है तो क्रेडिट अपने पे लेते हैं। देखो तेरे भाई ने कर दिया ना, देखो सर मैंने करके दिखा दिया ना, सर मैंने बोला था ना,
क्रेडिट इंसान खुद का लेता है, और जब उसके सामने चैलेंज आता है, इंसान को कुछ भी ना मिले तो उसका नाम लेके चुटकारा, बोला उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो ये देवियों का, देवताओं का, राक्षसों का प्रकोप नहीं है। हम जिस चीज को एज ए ह्यूमन बीइंग समझ नहीं पाते, उस चीज को हम अंधविश्वास की तरफ से देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो कहने का मतलब ये है, कुछ भी होता है उसके पीछे कॉज होता है, उसके पीछे कोई सुपरस्टिशियस नहीं होता है। तो यदि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो इतने रोड एक्सीडेंट नहीं होते, ये रेप नहीं होते, ये बीमारियां नहीं आती, क्योंकि वो तो सबका रखवाला है। क्यों ऐसा हो रहा है? डायबिटीज आज से 50 साल पहले थी ही नहीं। आप मुझे बताओ, डायबिटीज कौन से देवता के नाराज होने से हो रही है? हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन से ऐसे देवता की पूजा की जाए, कौन से ऐसे अल्लाह, गॉड, जीसस को मनाया जाए कि डायबिटीज इंडिया से खत्म हो जाए? नहीं, साइंस की तरफ जाना होगा। हेलो, साइंस के देवता को मनाना पड़ेगा, बिना साइंस के देवता से काम होने वाला नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नई साइंस आई है जिसको साइंस को बोलते हैं हम एंटी एजिंग साइंस, और एपिजेनेटिक्स और न्यूट्रिजेनोमिक्स के माध्यम से ये साइंटिस्टों ने ये पाया कि जो एजिंग है वो एक बीमारी है, और यदि बीमारी है तो उसका रोकथाम भी किया जा सकता है, इलाज भी किया जा सकता है। हेलो, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इंडिया के लिए ग्लोबल लेवल पे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है जो बढ़ती हुई उम्र की बीमारी के देवता को मनाने के लिए मार्केट में आई है, यंग फ्यूल लेके, राइट। सो आप लोगों को इस पर्टिकुलर चीज को मैं और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने ट्विंस को देखा होगा। कितने लोगों ने जुड़वा को देखा है? सभी ने देखा है। इस फोटो से भी पहले देखा होगा, राइट। देखिए, कहने को हम कुंडलियां मिलाते हैं, स्टार्स मिलाते हैं, और बड़ा अक्सर यह भी बोला जाता है कि ये तो अपने स्टार लेके पैदा हुआ। हेलो, ये अपना भाग्य है। और ये भी बोलते हैं हम कि जिसने जितनी सांस है वो उतनी ही लेके जाके रखो, साई मार सके ना कोई। क्योंकि आदमी को मृत्यु के बारे में साइंस ने अभी खोज ज्यादा नहीं की, तो इसलिए उसके नाम पे हम अपना बचाव कर लेते हैं। सो ट्विंस एक दिन पैदा होते हैं, एक दिन धरती पे आते हैं। उस ऊपर वाले का आशीर्वाद एक दिन मिलता है, माँ बाप का भी आशीर्वाद एक ही दिन मिला है। हेलो, से सुनो, ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, इवन माँ ने 9 महीने क्या खाया है ये दोनों को ही मिला है। यस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये दोनों जब ये बड़े होते हैं दोनों का हेल्थ सेम रहता है क्या? नहीं। क्या इस धरती को दोनों इकट्ठा छोड़ के जाते हैं? नहीं। तो फिर ये बीमारी क्यों नहीं मानी जाए? जब एक दिन पैदा होने वाले, जिनकी स्टार से एक दिन अलाइन हुए थे, जिनका भगवान का आशीर्वाद जिन पे एक दिन मिला था, तो वो इस धरती को एक दिन छोड़ के इकट्ठे क्यों नहीं जाते? लाइफ स्टाइल। सो यहां पे इंपॉर्टेंट होता है, अगला एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। दो दोस्तों ने, दो कजन ने एक दिन गाड़ी खरीदी। यस। कोई भी XYZ, मारुति की आपने सपोज करिए ब्रीजा खरीद ली। दो दोस्त थे या दो कजन थे, उन्होंने एक दिन मारुति की ब्रेजा एक ही दिन, एक ही शोरूम, एक ही ब्रांड से खरीदा। मारुति ने 3 साल के बाद कॉल किया कि आपकी गाड़ी का चेकअप करना है और आपको मारुति की तरफ से ये सर्विस फ्री होगी और एक पार्ट भी चेंज होगा आपका। तो वो दोनों गाड़ी लेके पहुंचे। आपको क्या लगता है 3 साल के बाद दोनों की गाड़ी एक दिन एक ही ब्रांड से निकली हुई क्या सेम दिखेंगी क्या? नहीं।
आशीष इन फोटो को देख के मेरे को कहते हैं ये तो डॉक्टर विक्रांत की है, ये प्रदीप जी की है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने गाड़ी को कैसे हैंडल किया है, वैसे ही आपकी गाड़ी दिखेगी, परफॉर्मेंस देगी। सेम लाइक दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ऊपर वाले का जो हम नाम लेके बचना चाहते हैं, ये उसकी वजह से नहीं है। हेलो, ऊपर वाले ने आपको 5 फीट का पैदा नहीं किया था, 6 फीट का पैदा नहीं किया था, तो आपका इतना बड़ा शरीर कैसे हो गया? हेलो, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमारी उम्र और हमारी हेल्थ हमारे हाथ में होती है और किसी के हाथ में नहीं होती। जैसा हम अपने आप को ट्रीट करेंगे वैसे ही हम अपनी लाइफ को जी पाएंगे। सो यहां पे प्री मॉडर्न लाइफस्टाइल में, यानी कि पहले वाली जो पॉपुलेशन थी, उनका जो लाइफ स्पैन था, जिंदगी की जो पटरी थी और जो हेल्थ की पटरी थी, ये होता क्या था कि लास्ट में जाके ये हेल्थ वाली जो पटरी थी ये कमजोर पड़ती थी लास्ट के 5 या 10% लाइफ में। यदि सपोज कोई आदमी 100 साल जीता था तो 95 साल तक वो अपने बलबूते पे जीता था। लास्ट के 2, 4, 5 साल जाके ही वो अपनी खटिया का शिकार होता था और धरती को छोड़ के जाता था। इट मींस लाइफ स्पैन वर्सेस हेल्थ स्पैन दोनों पैरेलली चलते थे, सेहत और उनकी उम्र बराबर चलती थी। आज भी बूढ़े हो रहे हैं, पहले भी बूढ़े होते थे, आने वाले टाइम में भी बूढ़े होंगे लोग। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी उम्र और आपका हेल्थ का स्टेटस क्या पहले जैसा है? नहीं। यहां पे हमारी हेल्थ की पटरी पहले ही अलाइन होना, पहले ही डिसअलाइन हुई है, पहले ही हमारा साथ छोड़ रही है कि बंदा 40 में पहुंचता है, उसको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी होती है। कितने लोग एग्री करते हैं? पक्का? तो इसका मतलब ये है, पहले वालों से, पहले वाली जनसंख्या से भगवान ज्यादा खुश था या आज वाली से ज्यादा परेशान है? इसलिए दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा, राइट। हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन में एक बहुत बड़ा गैप आज दिख रहा। पर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है, क्या हमारी इंडिया में आज लोग लंबा जी पा रहे हैं या पहले के लोग लंबा जीते थे? तालियां हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये आप अभी जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका डाटा आपको मालूम ही नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो नीचे है ना, ये वाली लाइन, इसको बिठा लीजिए दिमाग में। जिस चीज का आपके पास आंसर नहीं, उसी का ही आंसर आपके पास, ये क्या है? ये आंसर बाय डिफॉल्ट आप देते हो। यस। यहां पे अभी मैं आपके साथ एक डाटा शेयर कर रहा हूं। हांगकांग में एवरेज लाइफ ऑलमोस्ट 86 ईयर, वहां के लोग 86 साल एवरेज जीते हैं। इसका मतलब 100 साल जीने वालों की भी बहुत ज्यादा तादाद होगी। हेलो, राइट। जापान में 85, ऑस्ट्रेलिया में 84, इटली में 83, कनाडा में 82, यूके में 81, यूएसए में 79 और हमारा पड़ोसी बिल्कुल 78 और इंडिया में 72। हेलो, इंडिया में कितना दिखाई दे रहा है? 72 साल एवरेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर हांगकांग में ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा है? भगवान अल्लाह का नाम इंडिया में ज्यादा लिया जा रहा है, हांगकांग में ज्यादा लिया जा रहा है? भाई साहब, फिर फिरकी कौन ले रहा? भगवान को ज्यादा याद करते हैं हम, 72 जी रहे हैं, वो बंदे कहां जी रहे हैं 86। ऐसा तो नहीं आप भगवान को ज्यादा याद करते हो, आपको जल्दी याद कर लेते हो? हेलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका बिलीफ है। हम ऐसी कंट्री में आते हैं जहां धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, इमोशंस के नाम पे हम इकट्ठा होते हैं, पर जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है हम
उसको दरकिनार करते हैं। डाटा जो आपको बता रहा है हमारे पड़ोसी देशों की एवरेज लाइफ, यदि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो सबकी एवरेज तो बराबर होनी चाहिए थी। हेलो। और जहां ज्यादा गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर हैं वहां तो यार थोड़ा तो रहम करना चाहिए था। किसने? जिसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। अगला मैं आपका आंसर देना चाहूंगा जिसके लिए आपने तालियां बजाई। जब देश आजाद हुआ है, इस पर WHO डाटा, आपकी एवरेज लाइफ मात्र 42 साल थी। कितनी थी? बहुत कम। मात्र 42 साल। कोई लंबा जीता था तो उसका एग्जाम्पल ध्यान है, पर ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ध्यान नहीं है कि जो 5 बच्चे एक मदर ने पैदा किए, 3 ही जिंदा रह पाई, 2 उसी टाइम पे डेथ हो गई। यस। ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। कोई महामारी आ जाती थी, कोई ऐसी हमारी हाइजीन प्रैक्टिस नहीं थी। तो हमने आज तो ये कोविड को सुना, इसमें हम बच भी गए, बट ये तो महामारी पहले भी हमने हमारे बुजुर्गों से सुनी है। राइट। किसी को टीबी हो जाती थी, किसी को कैंसर हो जाता था, किसी को इवन आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक पूरी की पूरी सेना खाली मच्छर काटने से मर गई, क्योंकि मलेरिया की कोई दवाई। तो आप मुझे बताओ, आज मलेरिया से पूरी सेना मर सकती है क्या? नहीं। मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है, लोगों ने जो सिविलाइज्ड हुए हैं, एजुकेटेड हुए हैं, इन्होंने हाइजीन प्रैक्टिस से जीना स्टार्ट किया, वैक्सीनेशन करवाना स्टार्ट किया, लाइफ सेविंग ड्रग्स का हमारी जिंदगियों में आना स्टार्ट हुआ, और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी, डायग्नोस चीजें आई, तो हमारी लाइफ की एवरेज आज के टाइम पे 2024 में कितना हो गया ये यार? 30 साल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब देश आजाद हुआ, जब भगवान हमारे पे ज्यादा प्रकोप डाल रहा था, या आज ज्यादा हमारे आपको आशीर्वाद दे रहा है? हेलो। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं है। 42 से 72 पे पहुंच गए, और आज आप लिख के ले लीजिए, अगले 10 साल में ये लगभग 80 ईयर होने वाला है। ग्रेट। कितना होने वाला है? 80। 2010 के आसपास, 2010 के आसपास ये मात्र 63 था। 9 साल का इजाफा मात्र 15 साल में एवरेज लाइफ में इंडिया में आया है। तो पिछले 15 साल में 9 साल एक्स्ट्रा जीना स्टार्ट हो गए। पर यहां पे मैं एक छोटा सा मजे में एक बात बोलना चाहूंगा। मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, लोगों के पक्के मकान, साफ सुथरे कपड़े, हाइजीन प्रैक्टिस, अच्छा खाना, ओवर ईटिंग, सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल साइंस, डॉक्टर आपको मरने नहीं देगा, ये डाटा जो बता रहा है। डॉक्टर आपको, पर एलोपैथी आपको जीने हेलो, एलोपैथी आपको, बंदा कहता है, कई बार मेरे साथ जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं हेल्थ में, डॉक्टर्स लोग हैं, जनरली डिस्कस हो जाता है मन की, यार तुम्हारे पास आज का कोई इलाज ही नहीं है। बोले यार हम क्या करें इसमें, हमने तो जो पढ़ा वही तो बताएंगे। There is a big difference between drugs and medicine. There is a big difference between drugs and medicine. As per the dictionary, medicine वो चीज होती है जिसके कारण किसी चीज का इलाज हो सकता है। वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो एक मसाज थेरेपी भी हो सकती है, राइट। वो एक योगा भी हो सकता है, वो एक साइकेट्रिस्ट की एक काउंसलिंग भी हो सकती है। मेडिसिन का मतलब इलाज होता है। आपसे पूछना चाहता हूं, जो एलोपैथ खा रहे हैं, क्या डायबिटीज वाले की किसी ने दवाई छुड़वा दी? नहीं, इलाज ही नहीं है। क्या बीपी वाले की किसी ने एक बार दवाई चालू करने के बाद छुड़वा दी? नहीं। भाई साहब, मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, यदि नहीं छुड़वा पा रहे तो इलाज है या दबाव है? दबाव है, इलाज नहीं है।
इलाज नहीं है, ओनली दबाने की ड्रग्स। कोशिश है। और ये प्रकृति का नियम है, जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतना एक दिन बर्स्ट हो जाएगा, भयंकर बम आपने फूटेगा। पेन किलर से, स्टीरोड से या लाइफ सेविंग ड्रग से एक सिम्टम्स को कंट्रोल किया है, कोज रूट पे काम नहीं किया। एस्टोनिया वन गोइंग टू बिकम दैट काइंड ऑफ कंपनी जो कोज रूट पे काम करने के लिए आए हैं, यानी कि मेडिसिन 3.0 हम लेके आए हैं। जहां ड्रग्स फेल हो रही हैं, जहां एलोपैथ फेल हो रहा है, वहां पे आप एक ऐसी साइंस को लेके आ रहे हैं। देखिए, आयुर्वेद के नाम पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, नो डाउट। मैं पल्सिबो की फिर से आपको बता रहा हूं कि बाबा जी का आशीर्वाद से भी रिजल्ट आते हैं। ऐसी कंट्री में हम रहते हैं। यस, हेलो, किससे भी रिजल्ट आते हैं? आशीर्वाद से भी आते हैं। बाबा जी के। आपको रिजल्ट के नाम पे यदि कोई गुमराह कर रहा है तो इसका मतलब है आप अभी भी नॉलेज के साथ काम नहीं कर रहे। ऐसे आईटी जमाने में रहने के बाद भी, जहां इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में, किसी चीज का भी डाटा आप निकाल सकते हैं, फिर भी आप ऐसी बातों में आ रहे हैं। अकेला रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। यस, यदि सेफ नहीं है तो अकेला आयुर्वेद के नाम पे आप लंबे टाइम तक मार्केट में राज, चाहे कोई भी ब्रांड क्यों ना हो, सॉरी, आयुर्वेद उस जमाने का आयुर्वेद अलग था, आज के जमाने का आयुर्वेद बिल्कुल अलग है। बट लोग आज भी चरक का नाम लेके, आज भी लोग पुराने 500 साल के उन चीजों का नाम लेके मार्केटिंग कर तो लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो पहले जड़ी बूटी जंगल से आती थी, आज भी जंगल से आ रही है क्या? कहां से आ रही है? फिर वो जड़ी बूटी को उगाया जा रहा है, और जब आदमी कमर्शियल पे उतरेगा तो उसमें सारी चीजें डालेगा जो उस जड़ी बूटी को, मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब आप जड़ी बूटी पेस्टिसाइड डाल के बना रहे हो, उगा रहे हो, तो जड़ी बूटी ही बीमार है। सही बात है। हेलो, क्या है? जड़ी बूटियां भी जड़ी बूटी ही बीमार है। उस जड़ी बूटी में मिलावट है। पेस्टिसाइड डल के तो बची हुई है, उसमें खाद पावर रह गई है। और हमारी इंडस्ट्री में लोगों को इस तरीके से बताया जाता है कि मेरा नेचुरल है, मैं तो सीधा जंगल से लेके आता हूं। इंडिया में जंगल कहां है जो जितनी जड़ी बूटी बना पाएंगे? हेलो, हम सबसे ग्रीनिस्ट पार्ट में बैठे हैं, सिलीगुड़ी, द कॉरिडोर ऑफ द ग्रीनिस्ट। यहां से कितनी ग्रीनरी है, आप मुझे बताओ, कितनी जंगल की सब्जियां आप खा पाते हो? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जंगल से सब्जियां लाके खा रहे हो या कमर्शियल सब्जी खा रहे हो? तो जड़ी बूटी भी आज के टाइम पे उगाई जा रही है, उसमें पेस्टिसाइड लोड, और उसका जो औषधीय गुण था, जो उसमें पक्कापन आता था, एक औषधि में जो मेडिसिनल वैल्यू थी, वो भी उतनी नहीं है जो पहले वाली जो नेचुरल होती थी। तो आज के टाइम पे यदि आप जर्नल प्रोडक्ट आयुर्वेद में खा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको किडनी की समस्या आ जाए, क्योंकि औषधि भी बीमार है। बीमार है तो बीमारी वाला पार्ट आपके अंदर आ रहा है, और बीमारी वाला पार्ट अंदर आ रहा है तो वो छोड़ के आप फिर कहेंगे सर हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट है। रिजल्ट बाबा जी की बूटी का भी। सेफ्टी क्या है भाई साहब? हेलो, सेफ्टी वेरी पैरामीटर। इंपॉर्टेंट, सेफ्टी आल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बोलते हैं मेरा नेचुरल है। मैं पिछले 7-8 साल से एक ही वर्ड बोलता हूँ नेचुरल के लिए। कोबरा का जहर नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है? नेचुरल होता है। कौन कौन खाना चाहेगा? नहीं खाना चाहेंगे। सारी नेचुरल चीज खाने के लायक नहीं होती। तो हम साइंस के जमाने में है, ये अंधविश्वास, ब्लाइंड थ्योरीज, सूडो थ्योरीज, सूडो प्रोडक्ट्स, Right. इनके नाम पे हम यदि मार्केटाइज करते हैं तो ये हम आने वाले टाइम में हमारे सामने चैलेंज आने वाला है। राइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे जो लगता है पिछले 20 से 22 साल के कंपनी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, स्पेशली मैनेजमेंट के लिए तो बड़ा चर्चा का और चिंता का विषय होना चाहिए। 20 साल के बाद भी कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश करने के बाद नीचे जा रही है। हेलो,
बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, मैंने ये पाया कि इस इंडस्ट्री में हम नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्री थे, जो लाला जी की तरह नहीं चलती थी, जिसका रिक्रूट करने का तरीका अलग था, जहां पे लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, जहां लोगों को अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, ट्रेनिंग के माध्यम से, अपलाइन और एसोसिएट का जो रिलेशन है उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसे इंडस्ट्री में, नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्री में, कन्वेंशनल प्रोडक्ट आपको कब तक कॉम्पिटिटिव रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नॉन कन्वेंशनल मार्केट में कन्वेंशनल प्रोडक्ट आपको कन्वेंशनल प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हैं? एफएमसीजी सेक्शन, बड़ी बास्केट जिसमें चाय पत्ती भी है, पता नहीं क्या क्या है। आप मुझे बताएं, ये वाले प्रोडक्ट जो आपकी साइड की दुकान पे मिलते हैं, क्या इनसे आप कभी कंपटीशन पैदा कर सकते हो? रीजन, पहले हम बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कंपनी से कस्टमर। हम बीच में जो चैनल पार्टनर बनते हैं एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट, हमें प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट के पास दो चीजें नहीं, ना तो जुबान है ना उसके, मैं कहता हूं डिजिटल युग में उसकी जुबान भी बन गई है और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म उसके पैर भी बन गए। राइट। हमारा कंपटीशन एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए डायरेक्ट सेलिंग एंटाइटी, एज ए कंपनी, हमारा इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। यदि सही एनालिस्ट हैं तो सोचिए बदलाव क्या आया है पिछले 6-7 साल में। क्यों इंडिया की 20 साल पुरानी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जो बास्केट है उनमें ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका जुबान ई कॉमर्स बन चुका है, जिनका पैर ई कॉमर्स बन चुका है। हमारी सीधी लड़ाई ई कॉमर्स से है, हमारी आपस में कंपनियों की लड़ाई, ये हमें समझना पड़ेगा। किस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, वो कहां पे कम्पीट कर रही है, वो कहां पे निश क्रिएट कर रही है। सो जहां आप एंटी एजिंग की बात करें, यंग फ्यूल की बात करें, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैं लिख के देता हूं, आप ही उसकी जुबान है, आप ही अभी उसके पैर है। अभी आपका नहीं है, फैंटास्टिक में है ना इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में है। इवन वर्ल्ड लेवल पे यू आर आई थिंक यू आर द फर्स्ट कंपनी जो एंटी एजिंग को स्पेसिफिक मार्केट, स्पेसिफिक निश क्रिएट करना चाहती है। हम किसी को रिप्लेस नहीं करें, वी आर क्रिएटिंग अवर ओन मार्केट, अपनी मार्केट डेवलप कर रहे हैं। yes. और मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरीके से आप लोग इसको एक तरीके से मिशन और रिवलाइज कर रहे हो पूरे इंडस्ट्री में, आने वाला वो दिन दूर नहीं है कि ये कंपनी 3 से 4 साल में इंडिया की बाय टर्नओवर, बाय अचीवर और बाय हैप्पी इंडेक्स वाली कंपनी बनने जा रही है। यस सर, फैंटास्टिक। 72% का रिटेंशन रेट पिछले साल का, पहली साल कोई भी नई कंपनी आती है 72% लोग रिटेन नहीं करते। दिस इज द डायरेक्टली इंडिकेशन। यहाँ पहले साल में लोगों के पे आउट नहीं बनते, बड़ी बड़ी मीटिंगें नहीं होती, फिर भी 72% रिटेंशन का मतलब क्या है? यू आर रीडिफाइनिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय प्रोडक्ट्स एंड बाय प्लान। इन दोनों को आपने पैरेलली सजोया है। ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई जुबान नहीं है, जिसके कोई पैर नहीं है, जब हम उसके जुबान और पैर बनते हैं, ऐसा बिजनेस प्लान जो वेलकम बोनस ला के सीधा आपकी जेब में पैसे देता है, पैसे देता है। यस सर, दिस इज कॉल्ड ए रीडिफाइनिंग ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग 2.0। आप कितने भी महान क्यों ना हो या मैं कितना भी महान क्यों ना हो, यदि हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा हम किस मार्केट में जा रहे हैं, हमारा ग्राहक कहां पे है। यदि आप अपना ग्राहक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब है आप ओनली अपॉर्चुनिटी प्रदान करना चाहते हैं। और आज डिजिटल युग में स्टार्टअप करना बहुत आसान है। 5-10 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो सर एक कंपनी। आप वेबसाइट बनाने वाले बैठे हैं आपके हर शहर में, बैठे हैं हर शहर में, छोटे छोटे वेंडर बैठे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग रीपैकिंग कर देते हैं। हेलो, to sustain in a market is a big challenge. Yes. To start up is a very easy process, but to sustain in a market very difficult. जैसे ही आप जर्नल प्रोडक्ट की बास्केट डेवलप करने स्टार्ट करेंगे, ज्यादा जर्नल प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे, तो क्या होगा?
you become a conventional company, and you become a conventional company and आपका mode of business unconventional था। आपका सिंपल प्रोडक्ट था या स्पेसिफिक प्रोडक्ट था, वो अपने आप चल के नहीं जा रहा था, हमें उसको जाके फर्स्ट टाइम बताना पड़ता था। बट जर्नल था, एक बार बता लोग रिटेन कहीं ना कहीं और से वो ले, पहले भी ले रहा था, वो कहीं और ब्रांड का ले रहा था, आपने जस्ट जर्नली रिप्लेस किया है अपॉर्चुनिटी के नाम पे, और इसलिए आपका रिटेंशन रेट वहां पे कम होता था। तो यहां पे मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यदि 20 कस्टमर आपने खुद के डेवलप किए, आपका रिटेंशन रेट देख लेना, और उसका आप जो मुनाफा है, डिविडेंड है, वो आप देख लेना। पर कस्टमर आपको हर महीने ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 800 से 1000 रुपए मिलने वाले हैं। सो 15 से 20,000 रुपए कमाने के लिए आपको कोई बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। यहां पर जस्ट आपने अपने अड़ोस पड़ोस के 5-10 लोगों को भी आपने अपने प्रोडक्ट के साथ सर्व करना स्टार्ट कर दिया, बैठना स्टार्ट कर दिया, तो 15-20,000 की लड़ाई आपकी प्लान की लड़ाई नहीं है। प्लान जिस दिन आपका काम करेगा, जिस दिन आप में हुनर आएगा, जिस टाइम पे आपकी वो टीम होगी, प्लान भी ऐसा है कि मार्केट में उसका कोई ऑप्शन